गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। औद्योगिक संगठन के मूल तत्व का मल्टी चॉइस क्वेश्चन का ये दूसरा भाग। लीजिए फिर आरंभ करते हैं हम प्रश्न क्रमांक 25 से आगे। प्रश्न क्रमांक 26 है, उद्योगों के स्थानीयकरण पर आर्थिक परामर्शदाता समिति की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी। तो आपसे ये प्रकाशन की तिथि पूछ रहा है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 1940, दूसरा ऑप्शन 1945, तीसरा ऑप्शन 1948 और चौथा ऑप्शन 1951। तो प्रश्न क्रमांक 26 का आंसर होगा ऑप्शन बी, सन 1945। सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के प्रमुख कारण हैं बाजार की निकटता, श्रम की उपलब्धि, चालक शक्ति की उपलब्धि, उपरोक्त सभी। बच्चों, जो अल्फ्रेड वेबर ने स्थानीयकरण का सिद्धांत बताया था, उसमें ये कहा था कि किसी भी स्थान विशेष में अगर कोई उद्योग स्थापित होता है तो वो उद्योग तभी स्थापित हो पाएगा जब वो बाजार के नज़दीक हो, वहाँ पर सस्ते श्रमिक मिलते हों और शक्ति के साधन वहाँ उपलब्ध हो। तो दिए गए प्रश्न में जो तीन ऑप्शन जो दिए हैं, बाजार की निकटता, श्रम की उपलब्धि और चालक शक्ति की उपलब्धि, ये तीनों इसके प्रमुख कारण हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 28, भारत के दक्षिण की ओर चीनी उद्योगों के विकेंद्रीकरण के प्रमुख कारण कौन से हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे, भारत के दक्षिण की ओर, दक्षिण का मतलब होता है, अगर हम मैप की बात करें, ये एक नक्शा है, ये गुजरात और ये महाराष्ट्र, और नीचे का ये जो भाग है ये भारत का दक्षिण भाग कहलाता है। प्रश्न पूछ रहा है कि भारत के दक्षिण की ओर चीनी उद्योगों के विकेंद्रीकरण के प्रमुख कारण कौन से हैं। पहला कहता है प्रति हेक्टेयर गन्ने की अधिक उपज, दूसरा कहता है सिंचाई का विकास, तीसरा कह रहा है गन्ना क्षेत्रों के निकट चीनी मिलें और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, कागज उद्योग का सबसे अधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल एवं महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 29 जो हम हल करेंगे, उसके पहले कागज उद्योग जो है वो मुख्य रूप से कागज किस पर डिपेंड होता है, बांस या एक प्रकार का घास होता है जिसको हम सवाई घास कहते हैं, तो इसके सहायता से जो है वो कागज का निर्माण किया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। प्रश्न क्रमांक 30, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। आप ध्यान से पढ़ेंगे, आपसे पूछा जा रहा है असत्य। असत्य का मतलब जो गलत हो। पहला ऑप्शन है लोहा इस्पात उद्योग का अत्यधिक केंद्रीकरण मध्य प्रदेश में हुआ। इस बिंदु का अर्थ यह है कि क्या मध्य प्रदेश में सबसे अधिक लोहा इस्पात उद्योग पाया जाता है। एमपी, अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो लोहा इस्पात आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र की ओर, जबकि मध्य प्रदेश में लौह इस्पात का अधिक केंद्रीकरण नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर ए ये है आपका गलत है। फिर भी हम बाकी ऑप्शन को भी चेक कर लें। टाटा लोहा इस्पात कारखाना का निजी क्षेत्र है। जी बिल्कुल निजी क्षेत्र है। आपने टाटा कंपनी सुना होगा, जो मोटर्स या लोहे से रिलेटेड ये प्रोडक्शन करते हैं, तो निजी क्षेत्र है, प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत आता है। ये पॉइंट अपने आप में बिल्कुल सही है। चीनी उद्योगों के स्थानीयकरण में सबसे अधिक प्रभाव गन्ने की उपलब्धता का पड़ता है। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आपके पास गन्ना प्रचुर मात्रा में होगा तो स्वाभाविक है कि वो कच्चे माल के रूप में चीनी उद्योगों के काम आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी ये भी सही है। चौथा कहता है सबसे अधिक जूट मिलें पश्चिम बंगाल में है। ये हमने अध्याय में पढ़ा हुआ था
पश्चिम बंगाल जो है वो जूट के लिए इसलिए उपयुक्त स्थल माना गया है क्योंकि जूट के लायक वहाँ पर मिट्टियाँ और जो नमी है वो बहुतायत मात्रा में है। तो ऑप्शन नंबर डी ये भी सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला ऑप्शन है आरंभिक काल में चीनी उद्योगों का स्थानीयकरण कहाँ किया गया था। चीनी उद्योगों का स्थानीयकरण का तात्पर्य हुआ कि किस क्षेत्र में चीनी उद्योग सबसे पहले स्थापित किए गए थे। पहला ऑप्शन है पंजाब और हरियाणा, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और बिहार, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। पिछले MCQ पार्ट 1 में मैंने बताया था कि सबसे अधिक गन्ना जो है वो कहाँ पाया जाता है। ये पाया जाता है आपका उत्तर प्रदेश, और इसी से सटा हुआ एक राज्य है बिहार। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश बिहार। प्रश्न क्रमांक 32, ब्रिटिश पूंजी और ये गलत छप गया, ये साहस है। ब्रिटिश पूंजी और साहस के बल पर उद्योगों की स्थापना भारत में किस सन से प्रारंभ होने लगी थी। तो पहले जब भारत में उद्योग स्थापित हुआ था, सबसे पहले स्थापित किया गया था ब्रिटिश अर्थात अंग्रेजों के द्वारा। बाद में फिर ये स्थापित हुआ इंडिया के जो निजी क्षेत्र के लोग हैं उनके द्वारा। आपसे पूछा जा रहा है ब्रिटिश पूंजी। स्वाभाविक है, ये आज़ादी के पहले की बात है। इसका सही जवाब है सन 1850 के बाद। सन 1850 के बाद ही भारत में विदेशी पूंजी की सहायता से उद्योग प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन 20 का सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 33, भारत में प्रथम जूट मिल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। ऑप्शन है 1854 कोलकाता में, दूसरा ऑप्शन है 1954 मुंबई में, तीसरा ऑप्शन है सन 1850 बेंगलुरु में, और सन 1924 हैदराबाद में। भारत में प्रथम जूट मिल की स्थापना अगर पूछेगा, इसका सही जवाब है सन 1854 कोलकाता में स्थापित हुआ था। याद रखना बच्चों, ये भारत में पूछा है। अगर यही पूछ दिए कि ऑल ओवर इंडिया में, तो ये स्थापित हुआ था सन 1859 में स्कॉटलैंड में। तो साथ में भी याद रखेंगे कि भारत में कब स्थापित हुआ है, और विश्व के स्तर पर अगर बात करें तो ये कहाँ स्थापित हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत के सर्वप्रथम किस उद्योग का स्थानीयकरण हुआ, अर्थात किस उद्योग को भारत में सबसे पहले स्थापित किया गया था। पहला ऑप्शन है सूती वस्त्र उद्योग का, दूसरा सीमेंट उद्योग का, तीसरा जूट उद्योग का, और चौथा इस्पात उद्योग का। इस प्रश्न का सही आंसर है आंसर डी, इस्पात उद्योग। प्रश्न क्रमांक 35, भारत में चीनी उद्योग की वास्तविक प्रगति कब से प्रारंभ हुई थी। तो ये भी फैक्चुअल चीज़ है, आपको डायरेक्ट इसको याद कर लेना है। भारत में जो चीनी है वो सन 1932, अर्थात आपका ऑप्शन जो बी है, ऑप्शन नंबर बी 1932 से आपका चीनी उद्योग ये वास्तव में प्रगति के रूप में प्रारंभ हुआ था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 36, दक्षिण भारत में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई। ध्यान रखेंगे, दक्षिण भारत में कह रहा है और वो भी सबसे महत्वपूर्ण कह रहा है। सवाल के बारे में चर्चा करें। नंबर ए जल विद्युत के विकास ने, नंबर बी रेलवे के विकास ने, नंबर सी डाक तार की व्यवस्था ने, और चौथा उपरोक्त सभी। बच्चों चूंकि ये जो ऑप्शन जो दिया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, कहीं ना कहीं ये उद्योगों के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन दक्षिण भारत जल विद्युत के क्षेत्र में उतना विकसित नहीं था, बाद में विकसित हुआ। सवाल में भी सबसे महत्वपूर्ण चीज पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन बी और सी सही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जल विद्युत के विकास में। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 37, औद्योगिक विकास नियमन अधिनियम की स्थापना कब की गई थी।
ऑप्शन नंबर ए 1948, ऑप्शन नंबर बी 1951, ऑप्शन नंबर 1977 और ऑप्शन नंबर 1956। तो ये भी आपको याद कर लेना है बच्चों। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सन 1951। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 38, विश्वेश्वरैया स्टील कारखाना कहाँ केंद्रित है? आपने श्री मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का नाम सुना होगा। उनके स्थान, उनके नाम पर ही एक स्टील कारखाना स्थापित किया गया है। आपसे पूछा जा रहा है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में भद्रावती नदी के निकट पर, ऑप्शन नंबर बी, राउरकेला उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी, जमशेदपुर जो कि झारखंड में है, और ऑप्शन नंबर डी, बोकारो। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कर्नाटक में भद्रावती नदी के किनारे पर यह कारखाना स्थापित है। प्रश्न क्रमांक 39, भारत में उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल सबसे अधिक भार होता है। प्रश्न को पहले समझ लें। हमने जब पहले पाठ ये पढ़ा था तो उसमें हमने कहा था कि मान लो कोई स्थल है, यहाँ पर कोई स्थल है, यहाँ से हम कच्चा माल या रॉ मटेरियल किसी दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। तो सामान्यतः होता है कि मान लो यहाँ पर वो 100 टन का था तो कुछ अपव्यय होता है, कुछ सामान्य व्यय होता है, तो वो अपने निर्धारित स्थल तक पहुंचते पहुंचते उसका वजन क्या है वो कम हो जाता है। वो 98 टन भी हो सकता है या 80 टन भी हो सकता है। तो बेसिक प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि अगर कच्चे माल की इस प्रकार की ढुलाई होती है तो कौन सा कच्चा माल अब सबसे अधिक भार होता है? आपका ऑप्शन है सूती वस्त्र हेतु कपास, दूसरा ऑप्शन है तापी ऊर्जा हेतु प्रयुक्त कोयला, तीसरा ऑप्शन है चीनी उद्योग हेतु गन्ना, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्यों सही होगा? क्योंकि गन्ना जो है वो सूख जाता है या इसका भार कम हो जाता है, इसलिए अगर हम तीनों में कंपेयर करें तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अल्फ्रेड वेबर का जन्म स्थान है। बच्चों ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि जब हमने MCQ पार्ट 1 किया था तो मैंने अल्फ्रेड वेबर के बारे में कुछ जानकारी बताई थी और ये बताया था कि विवेकीकरण का संबंध इनके जन्म स्थान से जोड़कर बताया जाता है। तो ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, नीचे कमेंट्स बॉक्स में इस प्रश्न का जवाब आप देंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 41, संयंत्र विन्यास के कितने प्रकार होते हैं? संयंत्र विन्यास के कितने प्रकार होते हैं? इसका आंसर है 1, आंसर बी 2, आंसर सी 3, आंसर डी 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 4। अगला प्रश्न है, उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले घटक हैं। उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले घटक हैं। इस प्रश्न का मतलब ये होता है कि अगर किसी स्थान पर कोई उद्योग स्थापित होने की स्थिति में है तो वह तभी हो पाएगा जब उसके अनुकूल कोई चीजें वहां पर मौजूद होंगी। अगर कोई चीजें वहां पर मौजूद नहीं होंगी तो उद्योग स्थापित नहीं हो पाएगा। यहां पर देखिए ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है जलवायु, दूसरा है कच्चा माल, तीसरा है बाजार और चौथा है उपरोक्त सभी। तो हमने पढ़ा है कि जलवायु अनुकूल होने पर जैसे कि सूती कपड़ा उद्योग स्थापित होता है, कच्चा माल हर प्रकार के उद्योगों के लिए आवश्यक होता है और माल बनने के बाद जो मार्केट है वो सबके लिए आवश्यक होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ें। अल्फ्रेड वेबर ने औद्योगिक स्थानीयकरण के कारणों को कितने भागों में बांटा है? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 8। तो बच्चों जब हम पढ़ेंगे हमने पढ़ा होगा स्थानीयकरण के सिद्धांत, स्थानीयकरण के कितने भाग होते हैं। तो आपने वहां पर पढ़ा होगा बुक में, पहला होता है मुख्य कारण, दूसरा होता है सहायक
कारण। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये मुख्य नंबर 1, सहायक नंबर 2। तो ये कुल मिलाकर कितने भागों में बांटता है? 2 भाग। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 44, अल्फ्रेड वेबर का स्थानीयकरण का सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए, निगमन प्रणाली पर। ऑप्शन नंबर बी, आगमन प्रणाली पर। ऑप्शन नंबर सी, वैज्ञानिक प्रणाली पर। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको समझना है कि ये जो सिद्धांत है आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात निगमन प्रणाली, इसके आधार पर अल्फ्रेड वेबर ने स्थानीयकरण का सिद्धांत ये प्रस्तुत किया था। प्रश्न क्रमांक 45, एडम स्मिथ ने औद्योगिक स्थानीयकरण का वर्णन किस रूप में किया था? याद रखना ये एडम स्मिथ है। पहला ऑप्शन है श्रम विभाजन के रूप में, दूसरा ऑप्शन है निरपेक्ष लागतों के रूप में, तीसरा ऑप्शन है स्थानीयकरण के रूप में और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बच्चों आपको ध्यान रखना है कि एडम स्मिथ ने जो औद्योगिक स्थानीयकरण का वर्णन किया था वो किया था श्रम विभाजन के रूप में, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए, श्रम विभाजन के रूप में। अगला प्रश्न है, स्थानीयकरण का सैद्धांतिक विवेचन सर्वप्रथम किसने किया था? ध्यान रखना है यहाँ पर स्थानीयकरण का विवेचन कहा है, अर्थात सबसे पहले कोई सिद्धांत क्या होता है? वो सिद्धांत निर्मित होता है, उसका निर्माण होता है। निर्माण होने के बाद हम उसमें क्या करते हैं? कोई कमी ढूंढते हैं या उसमें कोई अच्छी चीज ढूंढते हैं, तो वो कहलाता है विवेचना। इस प्रश्न में ऑप्शन है प्रोफेसर ई एरोस, लॉन हॉट, ई एम उबर, उपरोक्त सभी। स्थानीयकरण का सैद्धांतिक विवेचन पूछा जाएगा तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रोफेसर ई ए रोश। अगला प्रश्न है, अल्फ्रेड वेबर ने औद्योगिक स्थानीयकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था? ऑप्शन ए 1909 जर्मन भाषा में, ऑप्शन बी 1910 में अंग्रेजी भाषा में, ऑप्शन सी 1912 अमेरिकन भाषा में, ऑप्शन डी 1917 इटली भाषा में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 1909 जर्मन भाषा में। यह हम गेस किस लिए कर सकते हैं? क्योंकि जो अल्फ्रेड वेबर थे वो कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के। इसका उल्लेख मैंने आपको पहले किया था, तो आपको इसको जोड़ लेना है। अल्फ्रेड वेबर का जन्म भी यहीं हुआ था और इस पुस्तक का या इस सिद्धांत का प्रतिपादन भी यहीं हुआ था। प्रश्न क्रमांक 48, स्थानीयकरण के कौन कौन से कारक हैं? वास्तव में यहाँ पर ये किसके स्थानीयकरण की बात कर रहे हैं? उद्योगों के स्थानीयकरण की। यह प्रश्न पहले भी आ चुका है लेकिन दूसरे रूप में आया था। पहला ऑप्शन है भौतिक कारण, भौगोलिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण और उपरोक्त सभी। तो बच्चों आपको पता है कि जब कोई उद्योग स्थापित होता है तो भौगोलिक कारक भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि हमने कपास के बारे में देखा था कि वहाँ की मिट्टी, वहाँ की जलवायु अलग है, इसलिए वहाँ पर कपास पाया जाता है। जैसे कि हम कहाँ की बात करें, ये क्षेत्र जो आपका ये जो गुजरात और महाराष्ट्र के ये जो क्षेत्र है वो वास्तव में क्या है, यहाँ पर काली मिट्टी बहुतायत मात्रा में है और यहाँ से क्या है उसको नम जलवायु प्राप्त होती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कपड़ा उद्योग है वो किसके कारण है? भौगोलिक कारण। दूसरा आर्थिक कारण, किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? वित्त की जरूरत पड़ेगी। वित्त का मतलब फाइनेंस, तो इसके बगैर भी उद्योग नहीं लगाया जा सकता। राजनीतिक कारण भी होते हैं, अलग अलग सरकारी होती है, उनकी सोच अलग अलग होती है, उसके हिसाब से भी उद्योग की नीति अलग बनती है और उनको स्थापित करने का प्रयास भी अलग अलग ढंग से किया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर उपरोक्त सभी होगा। प्रश्न क्रमांक 49, औद्योगिकरण में होने वाले परिवर्तनों का वर्गीकरण है। ये ई एम हुबर ने कहा था और इसको कितने प्रकार से किया था? कहने का मतलब उद्योगों में जो परिवर्तन होता है वो कितने प्रकार से होता है? प्रोफेसर ई एम हुबर के अनुसार पहला मौसमी परिवर्तन, दूसरा चक्रीय परिवर्तन,
तीसरा दीर्घकालीन परिवर्तन और चौथा सभी में। तो E.M. हुबर ने जो औद्योगिकरण में परिवर्तन होता है उसके लिए तीनों कारकों को महत्वपूर्ण बताया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी, सभी में। MCQ का पार्ट 2 का यह अंतिम प्रश्न है। भारत में प्रथम इस्पात कारखाना का स्थानीकरण कहाँ किया गया था? इस्पात जिसको हम किस नाम से जानते हैं? लोहा। पहला ऑप्शन है टाटा नगर जमशेदपुर, दूसरा ऑप्शन है भिलाई, तीसरा ऑप्शन है दुर्गापुर, चौथा ऑप्शन है राउरकेला। बच्चों, मैंने जो वीडियो बनाया था इसके पहले, जो मेरे YouTube चैनल में जाकर देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल से बताया था। तो यहाँ पर मैंने जो बताया था कि जो जमशेद जी टाटा थे, इन्होंने पूरा एक जमशेदपुर नामक शहर बसाया था और यहीं पर टाटा नगर के नाम से एक उद्योग स्थापित हुआ था। तो जब भारत में प्रथम इस्पात कारखाने का स्थानीकरण का उल्लेख आएगा तो हमारा सही जवाब होगा टाटा नगर जमशेदपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। इसके अलावा भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, ये मैं महत्वपूर्ण बता दूं कि जब द्वितीय पंचवर्ष योजना बनी थी, जो बनी थी सन 1956 से 1961 में, तो द्वितीय पंचवर्ष योजना के अंतर्गत भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था। तो अपने आप में जो ऑप्शन ए है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बच्चों, ये जो 50 MCV क्वेश्चन थे पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, वो मैंने बनाया है। बाकी प्रश्न भी मैं अति शीघ्र बनाऊंगा। इन प्रश्नों को बार बार आप देख लें, एक नज़र में ये याद भी हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसको आप ध्यान से देखेंगे। परीक्षा नज़दीक है, इसलिए समय निकाल कर इसे ज़रूर देखिएगा। आगे जो भी वीडियो आएगा उसका मैं चैनल में डाल दूंगा। तब तक इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक कॉमर्स के बच्चों को इसका बेनिफिट हो सके।